गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऐप पर। और आप लोगों को पता है इस वक्त पर हम लोगों की मुलाकात होती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। और हर रोज की तरह जिस तरह हम लोग रोज मिलते हैं उसी तरह आज भी हम लोगों की मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। तो अपना जोश बना कर रखिए। टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्योंकि इतना सारा स्क्रीन के पीछे जो चमकता जो रहता है ये टॉपिक, ठीक है। तो अपना जोश बना कर रखिए, खूब मेहनत करिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि देखिए, जब भी डिमोटिवेशन आप लोगों को लगे ना तो यार थोड़ा मतलब अपने आप को टाइम दे लो। मतलब ठीक है, किसी ऐसे इंसान से बात कर लो जो आप लोगों को लगता है कि ये इंसान भले मुझे कुछ सजेशन दे या ना दे, लेकिन किसी ऐसे इंसान से बात कर लो जिसको अपनी सारी बातें बता दो। अपनी लाइफ में एक या दो इंसान ऐसे रखा करो जिससे आप अपनी बातें शेयर कर पाओ, अपने दिल की सारी बातें उस इंसान को बता दो। और क्या बस उसको अपनी सारी बातें बताकर अपना जितनी भी टेंशन है वो सारी की सारी टेंशन उसको दे दो और खुद फ्री हो जाओ, ठीक है। उसके बाद अगले दिन फिर उठो और फिर से अपनी तैयारी में वापस लग जाओ, ठीक है। तो यही चलता है, यही होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को ज्यादा लंबा खींचना मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो बात अगर वही है कि हम लोगों की जो मुलाकात होती है वो क्यों होती है मुलाकात, क्योंकि हम लोगों को मुझे पढ़ाना होता है और आप लोगों को मुझसे पढ़ना होता है, इस वजह से हम लोगों की मुलाकात होती है। और क्या पढ़ रहे हैं सर, तो ये सारी चीजें भी आप हमें बता दिए। नए टॉपिक के साथ आया हूँ, नए जोश के साथ आया हूँ, आप लोगों से भी वही जोश आप लोगों से चाहता हूँ। लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को और खूब अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए। जैसे कि हम लोग अगर लास्ट लेक्चरों की बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले जो है वो महिला आयोग पढ़ा। महिला आयोग पढ़ा हम लोगों ने सर। तो महिला आयोग में हम लोगों ने बात करी महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ा। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कि बच्चों के जो संवैधानिक और कानूनी अधिकार है उसके लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने किन किन आयोग, मतलब कौन से आयोग का गठन किया गया, राज्य स्तर पर कौन सा है, केंद्र स्तर पर कौन सा है, इन सभी चीजों पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। तो सर आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिकार इस देश के नागरिकों को मिले हुए हैं, तो उन अधिकारों के लिए क्या कोई ऐसी संस्था है कि अगर उन अधिकारों का अगर हम लोगों का हनन होता है, कि देखो उन अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो हम उन अधिकारों की मांग के लिए कहाँ जा पाएंगे, हम उसके लिए क्या कुछ अलग से बॉडी है, क्या उसके लिए भी कुछ भारत में आयोग है, और क्या अन्य देशों में भी वो आयोग है, अन्य देशों में भी ऐसा कुछ प्रावधान है। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन क्या उससे पहले हम लोगों को क्या समझना है, हाँ उससे पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, ऐसे कुछ बता रहा था वो कि ऐसे कुछ करो। तो उससे पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे और व्हाइट बोर्ड पे आने से के बाद हम लोग आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अपनी बातों की शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। क्या आप लोगों को पता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या बात कही गई है, क्या आप लोगों को पता है? ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, ठीक है। इसको मैं ऊपर पहुंचा देता हूं, ये पहुंच गया ऊपर। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि इस देश में जन्मे या इस देश के वे सभी नागरिक जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, तो उन जिनको भी भारत की नागरिकता प्राप्त है, मतलब इस देश के नागरिक, मतलब भारत के नागरिकों को, मतलब भारत का संविधान है तो भारत के नागरिकों को ही प्रोवाइड करेगा। तो जीवन जीने का अधिकार प्रोवाइड करता है। कौन सा अधिकार? जीवन जीने का अधिकार देता है ये। तो सर आप यहां क्यों बता रहे हो? तो मैं बता रहा हूं आपको कि
अनुच्छेद 21 क्या देता है? अनुच्छेद 21 इस देश के सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार देता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में, या तो फिर मैं बड़ा करूं उसको? ठीक है, तो जीवन जीने का अधिकार देता है। तो सर क्या, तो इसी जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक होता है, आप समझिए। इस जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? इस जीवन जीने के लिए आवश्यक है क्या? क्या सर? खाना तो है ही सर। पानी चाहिए सर, हम लोगों को पानी चाहिए, ठीक है। 2-3 लिवाइस के जीन्स चाहिए सर पहनने के लिए, और पीटर इंग्लैंड की टी शर्ट वगैरह कुछ मिल जाए, मुफ्ती की टी शर्ट शर्ट वर्ट मिल जाए। ये सब नहीं है, जीवन जीने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लिख दूं क्या? लिवाइस की जीन्स भी चाहिए, ठीक है। तो खाना, एक तो भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, पानी की आवश्यकता होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में अगर हम लोग विकास की बात करें कि एक किसी के विकास के लिए क्या आवश्यकता है, तो शिक्षा की आवश्यकता होती है, एक अच्छे रहन सहन की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जीवन जीने, मतलब अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जीवन जीने के लिए एक तो भोजन की तो आवश्यकता है ही है, और पानी की आवश्यकता, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, जितना भोजन चाहिए होता है एक मानव शरीर को उतने भोजन की आवश्यकता तो होती ही होती। तो खाना पानी तो हो गया, लेकिन सर इसके अलावा क्या? इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को चाहिए स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण का मतलब क्या सर? समझ में नहीं आया। स्वच्छ वातावरण का मतलब स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, हाँ सर ठीक है। लेकिन सर क्यों ज़रूरत है? हमें नहीं लगता कि ज़रूरत है, हमें नहीं लगता कि स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? तो भाई साहब, आप ये जो अंदर ले रहे हो ना, क्या ले रहे हो? ड्रग्स नहीं, ये जो सांस ले रहे हो ना अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हो, और 2.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप अपनी बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, और जो भी ऑक्सीजन आप ले रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है स्वच्छ वातावरण से। मतलब कहाँ से आ रही है? स्वच्छ पर्यावरण से आ रही है। तो इनका संरक्षण करना आवश्यक है या नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट पर्यावरण के लिए संविधान में कुछ नहीं बोला गया, मतलब ऐसा नहीं बोला गया है कि, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद अभी हम लोग देखेंगे कि 48A में भी बोला गया है कि गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है, गवर्नमेंट को ये नीति निर्देशक तत्वों के तहत इस देश की सरकार को बोला गया है कि आपको पर्यावरण की रक्षा करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सारी चीज। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये, अभी जो मुद्दा है क्या? अभी मुद्दा जो है वो है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 21 ने इस देश के समस्त नागरिकों को क्या दे दिया? इस देश के समस्त नागरिकों को दे दिया जीवन जीने का अधिकार। इतनी चीजें समझ आई क्या? जीवन जीने का अधिकार, ठीक है सर, जीवन जीने का अधिकार है ही, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि इस जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो इस जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जो चीजें हैं वो एक आपका खाना पीना तो है ही, मतलब खाना तो चाहिए यार, बेसिक हर इंसान को खाना चाहिए, तो खाना तो हो ही गया। पानी भी चाहिए, पानी, बिना पानी पिए कुछ दिनों तक जी सकते हो आप, लेकिन उसके बाद निपट जाओगे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों को क्या चाहिए सर? तो उसके साथ ही साथ हम लोगों को चाहिए स्वच्छ वातावरण चाहिए यार सर। स्वच्छ वातावरण की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना स्वच्छ वातावरण, अब देखिए आज मैं ग्रीन पेन का इस्तेमाल इसलिए करूँगा क्योंकि पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है, मैक्सिमम अपना काम जो होगा वो ग्रीन पेन पर ही होने वाला है। ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है सर। स्वच्छ वातावरण क्यों सर? क्योंकि मानव शरीर का एक जो बहुत श्वसन तंत्र जो होता है वो पर्यावरण से ही चलता है सर। क्यों चलता है सर? अरे बहुत सारी चीजें यार, स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो देखो, मानव को अगर अपने भोजन की बात करें तो भोजन का भी बहुत सारा अंश जो होता है वो पर्यावरण से ही मिलता है। स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो भोजन में कुछ कमी आएगी, ठीक है। लेकिन जो मेन जो फैक्टर है इसका, ये माना जाता है श्वसन, क्योंकि स्वच्छ अगर वातावरण नहीं होगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, कई प्रकार की बीमारियां होगी, और एक मनुष्य को जो जीने के लिए जो आवश्यक होती है ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन शुद्ध रूप में अगर उस मनुष्य को नहीं मिल पाएगी तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में उस व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। मतलब संविधान ने जीवन जीने का अधिकार तो आपको दे दिया, लेकिन अब आपके क्षेत्र में शुद्ध
ऑक्सीजन ही नहीं है, आप जी ही नहीं पा रहे हो। आप जीना तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 100 साल तक जीऊं, लेकिन आप नहीं जी पा रहे हैं। आपको ऑक्सीजन उस आपके क्षेत्र में नहीं मिल पा रही है, आपके क्षेत्र में आपको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण आपको नहीं मिल पा रहा। तो अगर ये नहीं मिल पा रहा तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में आपको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त नहीं है या प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर वो देश आपको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है तो ऐसा माना जाता है कि उस देश में आपको जीवन जीने का अधिकार, ये जो अधिकार है ना, ये जो अधिकार है, ये अधिकार का आपका हनन हो रहा है, इस अधिकार का आपका हनन हो रहा है। अब देखिए अब क्या हुआ, इस अधिकार का आपका हनन हो रहा है। तो अगर आप लोग अनुच्छेद 21 को देखेंगे तो अनुच्छेद 21 जो है वो क्या है, वो है भाग 3 के मौलिक अधिकार। क्या है ये? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। किसके फंडामेंटल राइट्स है? इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार है, मतलब इस देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब ये है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी इस देश के किसी भी नागरिक का, इस देश के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अब उस समय पे क्या हुआ, उस समय पर सरकार ने जीवन जीने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन जीवन जीने के अधिकार के जो सीमाएं हैं वो इतनी व्यापक हो गई, जैसे ही पर्यावरण उसके अंतर्गत इंक्लूड हुआ, इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई कि अब हर क्षेत्र में अगर आपके क्षेत्र में पेड़ भी कटेगा तो मान के चलो बहुत ऊंचे स्तर पर अगर आपके क्षेत्र में पेड़ कटते हैं तो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अपने इस वाले बोलेंगे कि मेरे 21 का हनन हो रहा है। मेरे 21 का मतलब मुझे जो संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जो भी मुझे अधिकार दिया है उस अधिकार का हनन हो रहा है। कैसे हो रहा है? मेरे क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेरे क्षेत्र में जो भी स्वच्छ वातावरण है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जब उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, तो मेरे जीवन जीने का जो अधिकार है वो मेरा छिन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, मैं वहाँ जाकर अपील कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी बातें आई जब ये गवर्नमेंट के सामने आया, मतलब बातें सारी चीज़ें चल ही रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, और लेकिन अब इससे क्या हो रहा था, लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जा रहे थे सीधे, लेकिन इससे हो क्या रहा था, इससे ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्कलोड इतना बढ़ जा रहा था ना, क्योंकि आज आप मानिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब छोटे छोटे डेवलपमेंट में भी आपको कुछ न कुछ स्तर पर आप लोगों के पेड़ों की कटाई होती है। आपके क्षेत्र में रोड अगर बनना है तो रोड के बीच में आने वाले पेड़ को काटा जाता है। ये सारी चीज़ें, अब छोटे छोटे मुद्दे जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट पहुँचने लगे थे, ठीक है, तो बहुत वर्कलोड बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक अलग से ही क्या बना दिया जाए, इसके लिए एक अलग से ही क्या बनाया जाए, एक अलग से अधिकरण बना दिया जाए, एक अलग से एक बॉडी बना दी जाए। ठीक है, जिसका काम ही क्या होगा, जिसका काम ही होगा कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका प्रभावी और तीव्र रूप से निपटान करना। प्रभावी और तीव्र रूप से निपटान का मतलब ये है, प्रभावी मतलब बहुत अच्छे से उसका निपटान करना, और तीव्र रूप से मतलब जल्दी रूप में। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुद्दा आया, आज भारत में ऐसा प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर उस मुद्दे को निपटाने का ऐसा बोला गया है, ऐसा प्रावधान है। तो क्या बनाया गया, एक अलग से एक बॉडी बनाई गई, उसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ये उसकी थी पृष्ठभूमि कि क्यों पर्यावरण से संबंधित हम लोगों को एक अलग बॉडी की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि कहां से आई ये सारी बातें। ये सारी बातें जो है वो कहां से आई, ये सारी बातें आई अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21। अब आप बोलोगे सर तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, अभी हम लोग, या इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, या अगर हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनजीटी। पूरे लेक्चर में हम लोग हिंदी में नहीं बोलेंगे, पूरे लेक्चर में अगर हिंदी में नहीं बोलेंगे तो मैं मैक्सिमम टाइम बोलूंगा एनजीटी। तो आप इससे समझ जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो बात ये है क्या समझा रहा था मैं, हाँ आपसे क्या क्वेश्चन, सर इतनी सारी चीजें आप लोगों ने समझाई, आपने समझाई ये सारी चीजें, लेकिन सर इस वाली स्लाइड में पूछने लायक क्या चीजें हैं, जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि बताइए, क्या बताइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एनजीटी, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन, क्या इसका गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। ये क्वेश्चन, ये प्री का क्वेश्चन है, सीधे सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, तो यही मैंने बता दिया, क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ एनजीटी का गठन मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद, या इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं तो किस आर्टिकल के तहत किया गया। तब आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, बड़े बड़े रूप में मैं लिख दे रहा हूं कौन सा अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया है, या इसका गठन भी जो है वो अनुच्छेद 21 के तहत ही किया गया है। ये एक आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो यहां तक की बातें आप लोगों को क्या समझ आई है, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ आई है, तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ, अगर यहां तक की बातें अगर आप लोगों को समझ आई है तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मतलब यहां ये समझाने का मतलब जो था मेरा, ये समझाने का मतलब आपको था कि मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बता दूं कि यार क्यों एनजीटी की जरूरत पड़ी, कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर वर्कलोड बढ़ा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए कैसे एक हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कर दिया गया। ये सारी चीजें अभी मैं थोड़ी थोड़ी बताई, मैंने अभी तक बताई कि क्यों जरूरत है, किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा था, ये मैंने बताया। लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे पृष्ठभूमि, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, अभी हम लोग बनाएंगे पृष्ठभूमि। ठीक है, रिमोट मिल जाए, ठीक है, पृष्ठभूमि बना लेते हैं, पृष्ठभूमि बना लेते हैं। पृष्ठभूमि यही, पृष्ठभूमि क्या है, बात वही बात मैंने बोला कि अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार देता है, और इसी के अंतर्गत सुरक्षित पर्यावरण या स्वच्छ पर्यावरण की बात कही गई। चीजें मैं समझा चुका हूं, लेकिन जो चीज भारतीय संविधान का एक और अनुच्छेद जो आप लोगों को याद रखना है, एक और अनुच्छेद जो आप लोगों को याद रखना है, वो है अनुच्छेद 323 सब क्लॉज 8। और अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 सब क्लॉज 8 जो है वो संसद को शक्ति देता है, संसद को शक्ति देता है, बोलता है कि श्रम से संबंधित, श्रम मतलब जो भी मजदूरी होती है या जो भी सारी चीजें श्रम से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित, श्रम और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर अलग से एक अधिकरण, मतलब इस विषयों को सॉल्व करने के लिए देश में इन दो विषयों पर, श्रम और पर्यावरण विषयों पर अगर कोई भी समस्या आती है तो उनको सॉल्व करने के लिए एक अधिकरण बनाने की जो शक्ति है वो संसद को देता है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 323 सब क्लॉज 8। ये यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि इस अधिकरण का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, इस अधिकरण का गठन जो हुआ है ये संसद ने किया है, और किस अनुच्छेद में संसद को ये शक्ति प्राप्त है, तो ये जो है वो अनुच्छेद 323 के सब क्लॉज 8 में शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जो दूसरी चीज आपको याद रखना है, देखो अब हम लोग, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भारतीय संविधान में कहां कहां प्रावधान है, कि भारतीय संविधान में 21 से आया है, 21 से आया है, मतलब बनाने का आइडिया जो है वो 21 से आया। लेकिन अधिकरण बनाने की शक्ति जो संसद को मिली है वो कहां से मिली है, तो अधिकरण बनाने की जो शक्ति है वो 323 के तहत यहां से मिली है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सन 1972 की, ठीक है, जून आप याद रखना चाहते हो तो पर्यावरण से संबंधित है, जून आप याद रख लो। ठीक है, तो जून, क्योंकि आप भी जानते हैं पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के ऊपर एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन को बोला जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन।
ठीक है, इसको मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर सारी चीजें समझा दूंगा। आप लोग इतना सब कुछ पढ़ने के अलावा सिर्फ इतना पढ़ना जितना व्हाइट बोर्ड पे लिखा रहेगा, ठीक है। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत ने भी भागीदारी, मतलब भारत भी इसमें शामिल हुआ। इसके तहत क्या हुआ, अब देखो 72 में क्या होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन आ गया, और 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन में जब भारत शामिल हुआ तो इसके बाद इसे, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित था और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर थे उन्होंने बोला कि हर देश को अपने यहाँ पर्यावरण से संबंधित कुछ काम करना चाहिए, सुरक्षित पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। तो भारत ने भी उठाया और अपने यहाँ पे कर दिया 42वां संविधान संशोधन 1976, मतलब 1976 में 42वां संविधान संशोधन अपने यहां पर कर दिया। और इसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी जो बोला जाता है, डीपीएसपी मतलब जो राज्य के कर्तव्य होते हैं उनको बोला जाता है डीपीएसपी। और उसके तहत अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया, और इसके तहत क्या बोला गया, इसके तहत बोला गया कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहना है। किसको करते रहना है, ये सरकार को करना है कि पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को संरक्षित करने से संबंधित हमेशा प्रावधान करते रहने हैं, हमेशा पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये कर्तव्य होगा किसका, ये कर्तव्य होगा उस राज्य की सरकार का, उस देश की सरकार का। ये बोला गया 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। क्या इतनी बातें समझ आई? बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि भारत सरकार ने फिर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, अब देखो क्या हुआ, 76 में संविधान संशोधन हो गया, 86 में क्या हुआ, भारत सरकार ने कब 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखना है 1986 सन याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। देखो मैं हर अधिनियम पे आपको नहीं बोलता, लेकिन यहां पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आया भी है प्री में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, या सही जोड़ी मिलाने के लिए बोल देते हैं, एक साइड सारे अधिनियम लिखे रहते हैं, एक साइड सन लिखे रहते हैं, आपको मैच करना होता है। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये आपको पता ही होगा कि 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ये सारी चीजें पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ये भी पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन भी पर्यावरण से संबंधित था। तो 1992 में रियो डी जेनेरिया, ठीक है, रियो में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और पृथ्वी सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस देश में भारत सरकार ने 2010 में, कब, इस जो रियो में जो सम्मेलन हुआ उसके लिए 2010 में एक अधिनियम बनाया जिसको बोला गया एनजीटी एक्ट, या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब आया, 2010 में लाया इस अधिनियम को, और इसके तहत एक न्यायाधिकरण जिसका नाम राष्ट्रीय हरित, मतलब एनजीटी नाम रखा गया, और बोला गया कि हमारे यहाँ एक एनजीटी होगा। बेसिकली आज हमको एनजीटी के बारे में ही पढ़ना है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो ठीक है सर, इतनी सारी चीजें हैं, नहीं सर, लेकिन आप ना हम लोगों को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दो कि हम लोगों को याद क्या क्या करना है, तो याद आप लोगों को करना है सबसे पहले हम लोगों ने देखा 1972 में, क्या देखा, 1972। आज सब कुछ ग्रीन चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 72 में क्या हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया। इसको अभी ऊपर पहुंचा देंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। ये हो गया स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। 1972 में हम लोगों ने पहुंचा दिया स्टॉकहोम सम्मेलन। अब 72 तो हो गया सर, लेकिन इस स्टॉकहोम सम्मेलन में कौन, भारत भी शामिल हुआ था क्या? हाँ ठीक है, लेकिन ये था किसका, तो यूनाइटेड नेशन, यूएन में लिख दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन था। पर्यावरण किसके ऊपर था, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके बाद क्या हुआ सर देश में, इसके बाद देश में ये हुआ, इसके बाद देश में, सर आप तो कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देश में क्या हुआ, इसके बाद देश में हुआ 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैं सीए लिख दे रहा हूं संविधान संशोधन को। और ये कब हुआ, तो ये हुआ 1976 में, 1976 में हो गया, 1976 में हो गया 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ सर, इसके तहत संविधान के डीपीएसपी
डीपीएसपी में क्या हुआ, 48A जोड़ दिया गया, और 48A में जोड़ने के बाद बोला गया, किसको बोला गया, सरकार को बोला गया कि आपको अपने यहां पर क्या काम करना है, आपको अपने यहां पर पर्यावरण से संबंधित काम करना है, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की बात बोल दी गवर्नमेंट को, हर राज्य की सरकार को, केंद्र सरकार को बोल दिया कि आप सभी को क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी काम है वो आप लोगों को करना है। इतनी बातें आप लोगों को समझ आई क्या? ठीक है, यहां पे मैंने साइड में खिसका दिया, लेकिन ठीक है ये सारी चीजें। इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने कर दिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब आ गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आ गया, 1986 में आ गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद हुआ 1992 में क्या हुआ, रियो का पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ हुआ, रियो में हुआ, क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन के जो चीजें हैं उनको लागू करने के लिए 2010 में क्या आ गया, 2010 में आ गया एनजीटी एक्ट, एनजीटी एक्ट आ गया, और एनजीटी एक्ट आ गया। कब आ गया, 2010 में आ गया, और इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, एनजीटी का गठन कर दिया गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले थे उनका तीव्र और प्रभावी निपटान हम लोगों को चाहिए था, और इसी कारण, इसी उद्देश्य से पृथ्वी सम्मेलन के जो भी निर्देश थे, पृथ्वी सम्मेलन के जितने भी निर्देश थे उनके तहत क्या हुआ, उसके तहत 2010 में एनजीटी का गठन कर दिया गया, एनजीटी का गठन कर दिया गया। इतनी बातें क्या आप लोगों को समझ आई, क्या इतनी बातें समझ आई क्या अभी तक जितनी भी 2 सेकंड, हाँ मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आई? ठीक है, ओके, फिर से आ गए। हाँ, आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई साहब। हाँ, अब बेसिक हम लोग आ गए, हम लोगों ने क्या करा दिया, हम लोगों ने 2010 में एनजीटी का एक्ट पारित कर दिया। कहाँ पर, संसद में एनजीटी एक्ट। अब आप बताइए, अधिनियम के तहत अगर किसी भी आयोग का अगर अधिनियम के तहत गठन होगा तो वो आयोग कैसा होगा, तो वो होगा सांविधिक निकाय। कैसा होगा, मैंने ये सारी चीजें, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं रोज ये चीजें मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर एनजीटी सांविधिक निकाय है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके लिए एक्ट पारित हुआ होगा, और एक्ट कौन सा पारित हुआ है, तो एनजीटी एक्ट 2010 पारित कर दिया भारत सरकार ने या संसद ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, बात वही है यार, हर चीज। अब हम लोग स्पीड में आ जाएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को पृष्ठभूमि बता दी। अब बाकी की चीजें तो वही है सर, जो हर आयोग में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पूछा जाएगा, एनजीटी का गठन या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, सीधे आप लोगों को याद रखना है, हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ये चीज क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो बताया हूं, अभी बताया हूं। अरे तो सर याद है ना, आप इतना, ठीक है, हम लोग याद कर लेंगे, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रश्न आएगा ना, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ये ऐसे बोर्ड पे चमकता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या यहाँ पर तो स्टार लगा के मैं चमका दे रहा हूँ कि भाई साहब इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी नजर सिर्फ उस पर जा रही है। अरे इतना आसान तो है सर एनजीटी एक्ट 2010, लेकिन जब एग्जाम में आता है उस समय तोते उड़ जाते हैं, उस समय पर आप लोगों को नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एनजीटी एक्ट 2010। फिर अगर हम लोग बात करें गठन कब हुआ, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, स्टार मुझे लगाना ही पड़ेगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। डेट, क्या 2010 का अधिनियम तो है, लेकिन जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस चीज़ की गहराई को आप समझिए कि क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि सीधे प्रश्न आएगा और पूछेगा आपसे कि बताइए
एनजीटी का गठन किस तारीख को हुआ? और आप बोलोगे 18 सर अच्छा नहीं लग रहा, हम याद नहीं करते। अरे तो किसी का बर्थडे होगा ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ट्रिक बना के याद कर लो, 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010, अक्टूबर भी याद करना है, 18 भी याद करना है, 2010 भी याद करना है, इसमें से कुछ आप छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो पूरा आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? एनजीटी का गठन कब हुआ? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। पर्यावरणीय मामले का त्वरित निपटान करता है। क्या उद्देश्य यही है? पता है हम लोगों को, सर आपने ही तो बताया, पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी मामले हैं, उनके निपटान के लिए ही तो एनजीटी का गठन किया है। त्वरित रूप से निपटान करेंगे। त्वरित रूप से निपटान का मतलब 6 माह के अंदर निपटान करने की बात इस आयोग के अंदर करी गई। सजा की बात करी गई, जुर्माना लगाने की बात करी, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे जानेंगे। लेकिन आप अभी इतना जानिए, 18 अक्टूबर 2010, इस स्लाइड में इतना तो अभी आप जानिए ही जानिए, क्योंकि आपको ये तो पता है सार्वजनिक निकाय, क्योंकि सर आपने बताया है कि, क्या बताया है कि आयोग के तहत की गई, अधिनियम के तहत किया गया, तो सार्वजनिक निकाय होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद डेट आप लोगों ने याद कर ली, ये 6 महीना सर, हाँ, क्योंकि त्वरित निपटान के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई, त्वरित निपटान के लिए जो समय सीमा निर्धारित करी गई वो 6 माह करी गई, ठीक है। उसके बाद अगर मुख्यालय की बात करें, पेन अच्छा नहीं लग रहा सर, ठीक है, हरा हरा पसंद है आप लोगों को तो हरा कर देते हैं, ठीक है। तो मुख्यालय की बात करी गई तो एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। अभी इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो एक साथ सारी चीजें मत, अभी तो बस आप इतना याद रखो कि जो मुख्यालय है एनजीटी का वो कहाँ है? नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम आप लोगों को फिर याद रखना है, लोकेंद्र सिंह पंटा, ठीक है। लोकेंद्र सिंह पंटा, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, लोकेंद्र सिंह पंटा, लोकेंद्र सिंह पंटा, ठीक है। वर्तमान के अध्यक्ष है, इनका भी नाम, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है यार, आदर्श कुमार गोयल। अगर आप आगे नाम और आगे यार गोयल, ऐसे गोयल लिख लेना, कोयल नहीं गोयल लिखना है, ठीक है। तो आदर्श कुमार गोयल, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लोकेंद्र सिंह पंटा का नाम याद रखना है। मुख्यालय की बात अगर कोई करे तो आप सीधे उसको बोल देना कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पास है, ठीक है, ये बोल देना उनसे, ओके। तो ये चीजें हो गई, ओके, ठीक। तो इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है? जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है? तो इस स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लग चुका है सर। आजकल हम आपकी बातें समझने लगे हैं कि जहां स्टार लग गया तो वहां पर। अब कार्यालय तो आप लोगों ने देख लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट आयोग है उन सभी के आयोग दिल्ली में ही हैं, क्योंकि ये दिल्ली जो है ये देश की राजधानी है, दिल्ली जो है वो देश का दिल है, आप समझिए, देश की राजधानी है, तो इस वजह से मैक्सिमम जो कार्यालय मिलेंगे आपको वहीं मिलेंगे। लेकिन 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 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये क्या ये सर, जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब अब एक कार्यालय, मतलब अगर दिल्ली में बैठकर कोई आदमी पूरे भारत 135 करोड़ की जनसंख्या वाला इस देश, इतना बड़े देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटान करना चाहता है तो पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली उत्तर में, दक्षिण में अगर तमिलनाडु में कुछ होता है तो कैसे काम करेगा, समझ रहे आप? तो जब सरकार ने जब वो एक्ट बनाया तो उसी समय उन लोगों ने निर्धारित किया कि 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भोपाल, समझ रहे हैं? अब आप समझेंगे कि एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए? क्योंकि भोपाल इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप समझिए, ठीक है। पहला क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, फिर एक कोलकाता, फिर अगर हम लोग देखें तो पुणे, फिर देखें तो चेन्नई, मतलब 2 C 1 P 1 B, ठीक है, तो BP, ठीक है, ओके। ऐसे कुछ याद कर लो, जो भी ट्रिक बनाना चाहते हो बना लो, भोपाल तो याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन सीधे सीधे प्री में पूछेगा कि एनजीटी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंपल भोपाल आपको याद रखना है, अगर याद रहेगा तो ठीक है, वरना क्वेश्चन अगर उसे और अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा ना, अगर उसे और अच्छा इंपॉर्टेंट या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर उसे पूछना होगा तो पूछेगा कि निम्न शहरों में से किस शहर में
राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय नहीं है चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और भोपाल। बताइए कहाँ नहीं है? हैदराबाद। अभी तो सर सामने दिख रहा है इसलिए, लेकिन जब आपके सामने नहीं होगा तो डाउट हो जाएगा। तो देखिए अब इसको समझने का यही है कि यार देखो दोस्त, अब कहाँ कहाँ, अब आप लोगों को अगर ये भी नहीं पता है कि कौन सा शहर कहाँ है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बना देता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों का मैप। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा, ओ पूरा मिट जाता है ये तो। अरे यार इतनी मेहनत फिर से करना पड़ेगा। अरे आप ठीक है, बना ही देता हूँ। हाँ, नॉर्मल से बना लेते हैं। ठीक है, मिट तो रहा है यार। ओके, 2 सेकंड आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे भी बने उस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, काम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्यारा भारत। और ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। तो कहाँ कहाँ है क्षेत्रीय कार्यालय? कहाँ कहाँ है क्षेत्रीय कार्यालय? एक तो ये हो गया, ये क्या हो गया ये सर? ये भोपाल है। भोपाल के बाद सर ये पुणे हो गया, ये स्टार लगा दिया। ये क्या है? ये पुणे है, पी है। ठीक है सर, ये क्या है? ये भोपाल है, बी है, भोपाल है। फिर सर फिर एक क्षेत्रीय कार्यालय हो गया यहाँ, मतलब चेन्नई में हो गया सर। और एक क्षेत्रीय कार्यालय हो गया आपका यहाँ, मतलब कोलकाता में। ठीक है, तो आप समझिए, एक देखो ये तो क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, और एक कार्यालय जो मेन कार्यालय है वो कहाँ है? यहाँ दिल्ली में। ये कहाँ है? दिल्ली में। अब आप सोचिए, यहाँ से बैठकर यहाँ के सॉल्व करने से अच्छा इतने सारे कार्यालय बना दिए गए, मतलब 4 क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए। अब लगभग देखो, कोलकाता वाला जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र में जितने भी अगर मामले हैं तो उनको निपटाने के लिए रहता है। भोपाल ये मध्य वाले भाग का निपटा देता है, उत्तर वाले भाग के लिए दिल्ली, इस वाले जो ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कौन सा पठार बोलेंगे, दक्कन के पठार, दक्कन वाले क्षेत्र का जो भी है वो पुणे देख लेगा, और साउथ वाले का चेन्नई देख लेगा। मतलब इस तरीके से पूरे भारत को कवर कर दिया गया मैप बनाने में। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को भी सीखना होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में अगर आप लोग देखो तो भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई, ये है 4 क्षेत्रीय कार्यालय। 4 क्षेत्रीय कार्यालय के बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो इसका नोडल मंत्रालय पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण मंत्रालय है। वर्तमान में आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे देश के, केंद्रीय पर्यावरण, कमेंट बॉक्स में बताइएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है ये आप लोगों को बताना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आप लोगों को लिखकर बताना है। ठीक है, एनजीटी वो बात वही है कि 21 के तहत हुआ है, मैं बता चुका हूं। और मैंने क्या बोला था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को वो कम करता है, इसलिए जब इस एक्ट के तहत एनजीटी का गठन किया गया तो उस समय बोला गया कि एनजीटी को जो है वो हाईकोर्ट का दर्जा है, मतलब वो जो भी काम करेगा उसको जो भी शक्तियां मिलेगी वो हाईकोर्ट की शक्तियां मिल जाएगी, हाईकोर्ट का दर्जा उसको दिया गया। प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो एनजीटी है उसको किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, तो आप लोगों को याद रखना है हाईकोर्ट की शक्ति। और ये कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का उदाहरण है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब बहुत जल्दी निपटान करता है सारी चीजों का। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का उदाहरण है। ये सारी चीजें भी हो गई। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वही सारी चीजें कि देखो सारी चीजें वही लिखी है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि तीव्र निपटान करना है, सारी चीजें वही है। तो वही सारी चीजें, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भारत ने 2010 में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भारत ने 2010 में एनजीटी का गठन किया, क्या कर दिया, गठन किया। तो एनजीटी का गठन अब 2010, तो सर डेट भी लिख दो। ठीक है, लिख देता हूं, मुझे तो याद है 18 अक्टूबर 2010 में जब एनजीटी का गठन किया तो पर्यावरण से संबंधित ऐसे अधिकरण का निर्माण करने वाला भारत पूरे विश्व में तीसरा देश बन गया।
ठीक है। पूरे विश्व में तीसरा, धीरे धीरे और भी देशों ने ऐसे काम किए, लेकिन जब भारत ने एनजीटी का गठन किया उस समय पर विश्व में सिर्फ 2 ऐसे देश थे पहले जिन्होंने पर्यावरण से संबंधित ऐसे किसी अधिकरण का अपने देश में गठन किया था, और तीसरे नंबर पर जो देश बना वो बना भारत। लेकिन उससे पहले जो पहला देश था वो कौन था? तो पहला देश था ऑस्ट्रेलिया, जो पर्यावरण के लिए अपने यहाँ पर भी एक ऐसे अधिकरण का गठन किया था। और दूसरा जो देश है वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जो तीसरा देश बना उभर कर सामने आया वो भारत। अब देखिए ये जो है ये विकसित कंट्री है, ये विकसित देश है, लेकिन अगर विकासशील देशों की बात करें तो भारत पहला ऐसा विकासशील देश बना जिसने पर्यावरण से संबंधित काम करने का निर्णय लिया, या पर्यावरण से संबंधित कुछ भी जो भी समस्याएं हैं उनके निपटान के लिए एक अलग अधिकरण के निर्माण की बात करी या गठन की बात करी, वो भारत ऐसा तीसरा देश था। इस स्लाइड में जो जानने लायक चीजें हैं वो यही है कि भारत से पहले कौन कौन से, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि भारत से पहले कौन कौन से ऐसे देश थे जिन्होंने पर्यावरण से संबंधित अपने यहाँ अधिकरणों का गठन किया था। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 चीजें याद रखनी है, बाकी इन सब चीजों में कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। सारी चीजें, उद्देश्य आप लोगों को पता ही है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है क्या? आप लोग पता तो है सर, पहली लाइन से बोल रहे हो, पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका तेजी निपटारा और तीव्र निपटारा, ठीक है। और इसके बाद भी जब पर्यावरण के मामले आधे जब एनजीटी निपटा देगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देश की जो न्यायपालिका है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट, इस देश की हाई कोर्ट का जो कार्य है वो आधा कम हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मामले हैं वो एनजीटी के पास चले जाएंगे। तो बात वही है कि देश की अदालतों में जो भी लंबित मामले हैं उनके बोझ को कम करना, ये भी उद्देश्य है, ठीक है। बोझ कम करना है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित मामले हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने ये भी चीज आपको बता चुका हूं कि 6 महीने के अंतर्गत इसको निपटान करना है। जो भी मामला अगर एनजीटी के पास आता है, अगर कोई मामला पर्यावरण से संबंधित कोई भी मामला अगर एनजीटी के पास आता है तो इस एक्ट ने कहा गया है कि उस मामले को पर्यावरण संबंधी अगर कोई भी मामला है तो उसको मामले को 6 माह के अंतर्गत या 6 माह के भीतर उसका निपटारा करना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उद्देश्य तो चलो ठीक है, मेंस के उद्देश्य। अब आप बोलोगे अरे सर मेंस के सिलेबस में तो एनजीटी है ही नहीं, पर्यावरण तो है ना, पर्यावरण तो है ना, एनवायरमेंट तो है ना मेंस के सिलेबस में। तो अगर जहां एनवायरमेंट आ जाएगा एनजीटी ऑटोमेटिक उठकर आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए 3 नंबर में एनजीटी क्या है, आप बोलोगे सर सिलेबस में ऐसा लिखा ही नहीं कि एनजीटी हमको पढ़ना है। मेंस के सिलेबस में तो नहीं लिखा सर, प्री के सिलेबस में लिखा है, लेकिन लिखा है पर्यावरण लिख दिया मतलब एनजीटी आ गया अंदर, आप समझिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप 4 उद्देश्य भी याद रखो ना। क्या उद्देश्य याद है? पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उनको तीव्र और प्रभावी रूप से निपटान करना है, देश की कार्यपालिका के बोझ को कम करना है, ये सारे उद्देश्य। 2-3 नंबर में अगर उद्देश्य भी आपसे पूछे तो आप लिख पाओ। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। प्लस खासियत क्या है? खासियत ये है कि 6 महीने में उसको अपने जो भी उसके पास मामले आते हैं उनको निपटारा करना है, उनका निपटान करना है, ठीक। ये सारी चीजें समझ आई। कब हुआ गठन? 18 अक्टूबर 2010। डेट याद हुई या नहीं हुई आप लोगों को? याद हो गई सर, ठीक है। तो अब आप गठन बता दो। तो गठन सर पता तो है हमको सर, गठन बता दो चुके हो, किस एक्ट के तहत? 2010 के एनजीटी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट, या 2 मिनट, हाँ सॉरी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, या हम कहें राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट के तहत 2010 के तहत धारा 3 के तहत क्या किया गया? एनजीटी का गठन किया गया। एनजीटी का गठन किया गया। और एनजीटी का गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर, सॉरी, हाँ 18, अरे सर आप भूल गए, अरे नहीं भाई साहब जुबान फिसल जाती है कभी कभी, ठीक है। तो 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को गठन। क्यों बार बार लिख रहा हूं यार मैं? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। मैं चाह रहा हूं कि 4 बार अगर मेरे मुंह से निकले तो 4 बार में आप लोगों को याद हो जाए, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो गठन कर दिया गया किस धारा के तहत? धारा 3, कौन से एक्ट की? एनजीटी एक्ट की धारा 3 के तहत इसका गठन कर दिया गया। संरचना की बात बोली गई। संरचना की जब बात बोली गई तो उस संरचना को समझने से पहले अब धारा 4 में बोली गई, किस एक्ट के? उसी एक्ट के जिसकी धारा 3 में बोली गई गठन के बारे में। तो संरचना के बारे में भी उसी एक्ट की धारा 4 में बोला गया। और इसमें बोला गया, क्या बोला? कि कम से कम 10 सदस्य तो होंगे, मतलब 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने तो चाहिए, ठीक है। 10 और मैक्सिमम 20, ठीक है, मतलब 10 से कम नहीं चाहिए और 20 से ज्यादा नहीं चाहिए, ये बात बोल दी। अब काय में सर? संरचना में,
ठीक है, जो भी संरचना होगी, जो भी संरचना, जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे ना कि 1 + 5 + 1 या 1 + 6 + 6, जैसे बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम में अब हम पढ़ रहे थे 1 + 6 + 1, मतलब एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, 6 सदस्य, 6 सदस्य के बाद एक सदस्य सचिव, ठीक है, तो ऐसे पढ़ रहे थे। तो वैसे ही है, इसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं बोला, इसमें ये नहीं बोला कि यार तुम 11 ले लो, 15 ले लो, इन्होंने बोला आपको जो लेना है वो लो, लेकिन 10 लोगों से कम नहीं होगा मिनिमम। मिनिमम मतलब, हाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यार, हाँ पत्ते के कलर में मिल रहा है मेरे कलर, पेन का कलर, ठीक है, तो मैं मिनिमम इसको बोल देता हूँ, ठीक है, ये मिनिमम हो गया और ये हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। मतलब 10 से तो कम चाहिए ही नहीं चाहिए सर, और 20 से ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अब सर ऐसे क्यों चमका के लिख रहे हो? क्योंकि प्री का क्वेश्चन बनता है, बोलेगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत जो संरचना है, संरचना में मिनिमम कितने सदस्य को रखने का प्रावधान है या अधिकतम कितने सदस्य को रखने का प्रावधान है, ये सब प्रश्न है। तो 10, मिनिमम 10, अधिकतम से अधिकतम 20, ये बात हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, ये जो चीज़ है वो यहाँ लिखी हुई है, ये हो गई, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हम लोगों को देखना है वो क्या, संरचना में क्या, तो संरचना में बोला गया कि संरचना में एक तो अध्यक्ष होगा, हाँ अच्छे से ही समझ लेते हैं सर, ठीक है, आप इतने प्यार से समझा रहे हैं तो समझ लेते हैं, ओके। आप लोग ना थोड़ा फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ने की कोशिश किया करो तो वो याद होता है, ठीक है। तो क्या होगा सर, तो एक तो होगा हमारा अध्यक्ष होगा सर, और क्या होंगे सर, और सदस्य होंगे सर। सदस्य कितने होंगे सर, मिनिमम 10 होंगे और अधिकतम 20 होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा सर, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई। ये क्या है सर, ये अध्यक्ष है, ठीक है सर, ये चीज़ें समझ आ गई। अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष के साथ हम लोगों के सदस्य हो गए, और सदस्य मिनिमम 10 होंगे और अधिकतम 20 होंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकते, ठीक है सर। तो इसके बाद क्या सर, 10-20 वाली चीज़ें भी समझा दिए आप। अरे यार सब मिट जाता है, ठीक है, फिर से कभी कभी ना कंट्रोल नहीं रहता इन पे। ये सदस्य और मिनिमम कितने 10 और मैक्सिमम कितने 20, ये जो है ये सदस्य हो गए। अब इन सदस्यों में भी क्या है, इन सदस्यों में भी 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक है न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य। अब ये न्यायिक सदस्य क्या है, तो न्यायिक सदस्य जो मतलब न्यायपालिका से संबंधित जो भी सदस्य, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे या रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे वो आएंगे इस न्यायिक सदस्य में। और एक होंगे विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ में कौन आएगा सर, विशेषज्ञ में आएगा पर्यावरण से संबंधित काम करने वाले लोग, पर्यावरण से संबंधित जितने भी विशेषज्ञ होंगे वो आएंगे, ठीक है। विशेषज्ञ में कौन आएंगे, विशेषज्ञ में आएंगे पर्यावरण से संबंधित लगभग 10 या 15 सालों तक जिसने अगर काम किया हो, या पर्यावरण मंत्रालय के अधीन 5 सालों तक अगर किसी ने काम किया है तो वो लोग आएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, लेकिन आप अभी संरचना समझिए। संरचना जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखोगे तो संरचना में आप ऐसे ही लिखना, क्या लिखोगे, एक अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे कम मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। अब इनमें भी ये 10 और 20 में भी क्या होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे और विशेषज्ञ सदस्य होंगे, ठीक है। ये चीज, इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई क्या? ये भी समझेंगे कि न्यायिक सदस्य क्या है, इनकी योग्यता क्या है, कहां से आएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीजें आज मुझे ये मान के चलिए कि लगभग आधा तो कंप्लीट कराना ही है ये। ठीक है, समझ आया क्या? ये समझ आया, ठीक है। योग्यता की बात कर ले, योग्यता की बात कर ले, ठीक है। तो सर ये सारी चीजें हैं आपने बताई, मतलब अध्यक्ष की योग्यता अलग होगी, बिल्कुल हाँ होगी अलग, ठीक है। न्यायिक सदस्य की योग्यता अलग होगी, हाँ बिल्कुल होना ही है। और विशेषज्ञ सदस्यों की भी योग्यता अलग है, तो हाँ इन तीनों की अलग अलग योग्यता है। अध्यक्ष बनने के लिए अलग योग्यता आपको रखनी होगी, सदस्य बनने के लिए अलग योग्यता, और सदस्यों में भी न्यायिक सदस्य बनने के लिए अलग योग्यता रखनी है, और विशेषज्ञ सदस्य बनने के लिए अलग योग्यता रखनी है। ये सारी चीजें आप समझिए, ठीक है। ये बात हो गई। बात ये होने के बाद अगर हम लोग बात करें, ये हो गया एनजीटी धारा 5। अब ये योग्यताओं के बारे में धारा 5 में, गठन के बारे में धारा 4 में बोला गया। धारा याद रखना चाहे तो रख ले, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है। तो धारा 3 में गठन, बात करें संरचना की तो संरचना धारा 4 में, और योग्यता की बात करें तो धारा 5 में योग्यताओं का वर्णन किया गया है। अब अध्यक्ष की बात कर ले,
अरे सर आप पेन चेंज कर लेते हो यार, ग्रीन रखो। आज पर्यावरण से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग आज हरा रखेंगे। ठीक है, तो ग्रीन मैंने कर लिया। तो अध्यक्ष की योग्यताओं के बारे में अगर देखें तो अध्यक्ष की योग्यता में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का पदस्थ मतलब वर्तमान में अगर कोई न्यायाधीश वहां काम कर रहा है, या वो रिटायर्ड, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर, या तो वो पदस्थ मतलब अभी अगर वो पद पर काम कर रहा हो तो, या सेवानिवृत्त हो गया हो जो न्यायाधीश मतलब नॉर्मल न्यायाधीश का मतलब नॉर्मल न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो होता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं करी, इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति एनजीटी का अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में सेवा अपनी देनी होगी। अगर वो रिटायर हो जाएगा तो भी अध्यक्ष बन पाएगा। यदि वो पद पर जस्ट पहुंच गया, मान के चलो कि मुझे अध्यक्ष बनना है एनजीटी का, तो मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता हूं, मैं आज सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो मैं ये योग्य हो गया कि अब मैं एनजीटी का अध्यक्ष बन सकता हूं। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा हूं, मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद भी मैं योग्य हूं कि मैं वो एनजीटी का अध्यक्ष बन सकता हूं। तो बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट का पदस्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दूसरी चीज, आप नहीं जा पा रहे सुप्रीम कोर्ट, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला आप हाई कोर्ट पहुंच जाओ, लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ जज बनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पर जज बनने से काम नहीं बनेगा, वहां पर बनना पड़ेगा आपको मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस बनना पड़ेगा। मतलब हाई कोर्ट में एक जो चीफ जस्टिस होता है उस पद पर आपको विराजमान होना होगा। अगर आप उस पद पर विराजमान होकर रिटायर्ड हो जाते हैं या आप उस पर पदस्थ भी रहते हैं, अगर आप उस पद पर रहते हैं या आप उस पद से रिटायर हो चुके होते हैं, तब भी आपको एनजीटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जज ले लेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अगर जज भी बन जाओगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट से क्या सर, हाई कोर्ट से आपको चीफ जस्टिस बनना पड़ेगा, तब जाके आपका काम हो पाएगा। अब सर क्या रिटायर और पदस्थ, ठीक है, मैं पी लिख दे रहा हूं पदस्थ के लिए, पी और रिटायर दोनों चलेंगे। ठीक है सर, यहां भी पदस्थ और रिटायर दोनों चलेंगे, हाँ दोनों चलेंगे। तो इस चीज को समझ आए आप? तो ये चीज है। फिर हम लोग बात करें सदस्यों में भी, न्यायिक सदस्यों की। देखो यार बहुत ज्यादा हरा हरा हो रहा है, मुझे थोड़ा पेन चेंज कर ही लेने दो, ठीक है नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर हरा कर लेंगे, आप नाराज ना होइए, नहीं तो कोई क्लास छोड़ के ना भाग जाए। ठीक है, तो न्यायिक सदस्यों की बात करें कि न्यायिक सदस्यों के लिए क्या है, तो न्यायिक सदस्यों के लिए जो योग्यता है इसमें यह बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का पदस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। न्यायाधीश आ गया, यहाँ चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस लगा दिया मैंने। तो ठीक है, तो इन लोगों ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का अगर कोई भी न्यायाधीश होगा, अगर किसी भी इस देश की 25 हाई कोर्ट में से किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है, कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश है तो, या सुप्रीम कोर्ट का अगर वो न्यायाधीश है, रिटायर्ड हो चाहे पदस्थ हो, ठीक है, पदस्थ हो चाहे रिटायर्ड हो, तो वो एनजीटी का न्यायिक सदस्य बनने के योग्य होता है। ये बात बोल दी। फिर सर विशेषज्ञ सदस्यों की क्या बात कर रहे हैं आप? तो विशेषज्ञ सदस्यों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विशेषज्ञ सदस्यों के बारे में बोला जाता है कि वो पर्यावरण का विशेषज्ञ हो। मतलब अब एनजीटी में आप लोगों को यार किसी सदस्य को मनोनीत करना है या नियुक्त करना है तो वो क्या होगा, वो पर्यावरण का विशेषज्ञ होगा, प्लस 15 वर्षों तक पर्यावरण का उसने अध्ययन किया हो। पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट का, अगर उसने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अगर उसने अध्ययन किया है 15 सालों तक, या भारत सरकार के अधीन 5 वर्षों तक पर्यावरण विभाग में अगर उसने काम किया है, तब भी उसको विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्या आप लोगों को योग्यताओं से संबंधित सारी चीजें समझ आई? बताइए थोड़ा, क्या आप लोगों को योग्यता से संबंधित सारी चीजें समझ आई है या इसमें कुछ डाउट है? योग्यता से संबंधित सारी चीजें आप लोगों को समझ आई? ठीक है,
योग्यता आप लोग समझ चुके हैं। हम लोग अब नियुक्ति देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे। ठीक है, फिर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो धारा 6 में, धारा 6 में भी किसकी धारा 6, तो वही एक्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 6 में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। अब नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेगा कौन करेगा, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। लेकिन 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 इन्होंने बोला कि नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करेगा, लेकिन किसकी परामर्श से, किसके परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश से, इसके परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, जो भी अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि अध्यक्ष के लिए आप समझिए, क्योंकि अध्यक्ष के लिए जो योग्यताएं है वो क्या है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या जो भी जज हो, पदस्थ जज हो, तो वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, रिटायर्ड या, ठीक है, तो ये है। तो अब उन्होंने बोला कि ये इन न्यायपालिका से संबंधित व्यक्ति को क्या करना है, किस पद पर बिठाना है, एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर। तो इस एक्ट में प्रावधान किया कि अध्यक्ष की अगर नियुक्ति करना है तो भले ही केंद्र सरकार करे अध्यक्ष की नियुक्ति, लेकिन 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 भारत के चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही करना होगा, इनके परामर्श के बिना आपको नहीं करना होगा। तो ये बात बोला है, ये प्री का आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग स्टार लगा लो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करें हाँ, फिर क्या बात करें, फिर बात करेंगे न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति। न्यायिक सदस्य, अब देखो अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक चयन समिति, जैसे हम लोगों ने वहां देखा था कि एक सिफारिश समिति या चयन समिति बनती है, 3 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य, कितने भी हो सकते हैं। तो चयन समिति सिफारिश करेगी, चयन समिति सिफारिश करेगी और केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्ति, मतलब बेसिकली नियुक्ति केंद्र सरकार ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है परामर्श कौन दे रहा है, यहाँ पर परामर्श भारत का मुख्य न्यायाधीश दे रहा है, और अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य, मतलब न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो है वो चयन समिति सिफारिश कर रही है। ठीक है, ये बात है, बात यही है, नियुक्ति हो गई है, सारी चीजें हो गई। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई क्या, क्या चीजें हैं स्लाइड में। हाँ, इस स्लाइड में क्या चीजें हैं समझने लायक, इस स्लाइड में समझने लायक चीजें हैं कि एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, वो करेगा केंद्र सरकार ही, लेकिन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उनकी सिफारिश पर, उनके परामर्श पर उसकी नियुक्ति की जाएगी। और अध्यक्षों के संबंध में अगर हम लोग बात करें, सॉरी अध्यक्ष बोल रहा हूं, सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य और न्यायिक सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो विशेषज्ञ सदस्य और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में एक समिति बनाएगा केंद्र सरकार, और वो समिति जो परामर्श करेगी, वो समिति जो सलाह देगी, उसके आधार पर उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। इस बात का प्रावधान है। ठीक है, कार्यकाल की बात कर लेते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग यहाँ तक, आज की क्लास में यहाँ तक पढ़िए। कार्यकाल से हम लोग फिर कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है, लगभग 1 घंटा होते आ रहा है। ठीक है, तो इससे आगे की जो चीज़ें हैं एनजीटी या राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में जो भी हम लोगों की क्लासेस होगी, जो भी चीज़ें हम लोगों की बची हुई होगी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को भी हम लोग ओवर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ मतलब लगभग 2 लेक्चर में हम लोग निपटा देंगे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग लगभग समान ही है, और ओबीसी आयोग भी लगभग समान है। तो इन तीनों आयोगों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो इन 3 आयोग, इसके बाद वाली क्लासेस में ये सब आएगा। ठीक है, तो अभी एनजीटी है, एनजीटी की एक क्लास अभी हम लोगों की फिर से होगी, और जैसा कि हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, हर चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। जो चीज़ समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा। अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ सर ये चीज़ अच्छी है, तो वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है, हम लोग रोज़ एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, और हर रोज़ इसी टाइप से हम लोग अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप करते रहिए। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी इसी मंच पर आप लोगों के साथ। ओके, ठीक है, खुश रहिए, सदा आबाद रहिए।
धन्यवाद।